इतने सलीके से और शांत आप दिखते हैं, पॉलिटिशियन ऐसे होते नहीं हैं। पॉलिटिशियंस के क्या सींग होने चाहिए? बीएसपी वहाँ किस होल्ड में है? बीएसपी से तो मुझे शायद नहीं लग रहा कोई टिकट भी मांग रहा होगा वहाँ पर। ऐसा क्या था कि 2022 से आप चुनाव हार गए और जब उपचुनाव हुआ तो वो चुनाव आप जीत गए? मैं गलती पर था, कुछ कमियां मैंने छोड़ी थी। दिल्ली हरियाणा के जिस तरह हुड़दंगी हैं और उत्तराखंड में जो कल्चर हावी हो रहा है, तो करतार सिंह भड़ाना आपका कहना है कि उस कल्चर के बस किसी बाहरी को क्यों एंट्री आप उत्तराखंड में दे रहे हैं? जो व्यक्ति उत्तराखंड में देवभूमि आई कार्ड के लिए पात्रता साबित ना कर सके, एलिजिबल ना हो। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में पहाड़ की सीटें ही ज्यादा होनी चाहिए? किसी भी जनपद को, किसी भी प्रदेश के कोने को, किसी भी प्रदेश के कोने को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारी अनदेखी हो रही है। अभी आपके व्यवहार से बिल्कुल उलट एक वीडियो सामने आया जिसमें आप मंगलौर के एक हॉस्पिटल में स्ट्रेचर को पलट रहे हैं। मैंने पलटा नहीं है। अब दोबारा देखिए। अब आपको हरिद्वार की 11 सीटों में से फिलहाल काजी निजामुद्दीन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितनी सीटें वहां पर कांग्रेस? 13 के 13 जिलों में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर मुद्दों के बजाय चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होता है और इन बातों को लेकर होता है, यूसीसी, धर्मांतरण, मदरसे, अवैध मजार, तो उस केस में आपको लगता है फिर ये फाइट जनता फिर हिंदू मुस्लिम पे ना जाके मुद्दों पे जाएगी? पहाड़ पर नहरें बंद हैं तो हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गए? उत्तराखंड में 1700 स्कूल बंद है, तो नुकसान ज्यादा किसको है, हिंदू को, मुसलमान को? कांग्रेस को 2027 का चुनाव किसी चेहरे पर लड़ना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अपनी नीति पर चुनाव लड़ेगी। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। आपको लगता है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए? सिर्फ ये हो कि भाई पार्टी आएगी, सरकार होगी तो फिर चीजें कुछ नहीं करेंगी। हरीश रावत जी के बारे में मेरे से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो किसी ने कोश्यारी जी के बारे में तो मुझसे सवाल नहीं पूछा कि ईडी मैदान में आएगी, सीबीआई भी मैदान में आएगी, इनकम टैक्स भी मैदान में आएगा। 2027 और 2027 के लिए अब धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो रही हैं। सबसे खास जिला है हरिद्वार और उत्तराखंड में एक ऐसा जिला जहां 11 विधानसभा की सीटें हैं और बड़ा मिक्स वहां का रिजल्ट रहा 2022 में। बीजेपी भी, बीएसपी भी, निर्दलीय भी और कांग्रेस भी। और इसके बीच में जो चर्चित चुनाव रहा वो रहा मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जीत कर आए। अब 2027 है और हरिद्वार में क्या कुछ रहेगा, दिल्ली के वो प्रभारी भी हैं, दिल्ली के जो रिजल्ट रहे वो सबके सामने है, आगे की उनकी राजनीति किस तरीके की होगी, उत्तराखंड में क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, काजी निजामुद्दीन मुस्लिम है तो क्या राजनीति इतनी आसान है उत्तराखंड में उनके लिए? आज हमारे साथ जो मेहमान है वो काजी निजामुद्दीन ही है। स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं भट्ट जी? बहुत सुंदर। आज आपसे बातचीत का मौका मिला और थोड़ी कैजुअल बातचीत रखेंगे, थोड़ी फॉर्मल भी रखेंगे, लेकिन पहला सवाल यही कि इतने सलीके से और शांत आप दिखते हैं, पॉलिटिशियन ऐसे होते नहीं हैं। तो पॉलिटिशियंस के क्या सींग होने चाहिए? पॉलिटिशियंस में मैंने अपने फादर को देखा और मेरे वो पिताजी होने के साथ साथ मेरे गुरु भी मैं उन्हीं को मानता हूँ। आपने पता नहीं उनको नहीं देखा, 2000 में जब उत्तराखंड बना, 9 नवंबर 2000 वो प्रोटेम स्पीकर यहाँ बने और 1.5 साल के लगभग जो इंटरिम असेंबली थी उसमें वो यहाँ असेंबली में रहे। तो उनका रहना और वो यूपी में 6 बार एमएलए रहे हैं, तो कभी उन्होंने मंत्री रहे यूपी में तो एस्कॉर्ट नहीं रखी, कभी पायलट नहीं रखा, जहाँ रुकते थे गार्ड अगर लग गई तो हटवा देते थे, और कभी लाव लश्कर लेकर नहीं चले। तो मैंने उनको आँख खोल कर देखा। उनकी मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, यूपी में मंत्री थे वो 97 में। तो उन्होंने उनकी मंत्री की गाड़ी में घर पर थे, सो रहे थे, मैं घर गया, मैं लखनऊ में था, छुट्टी थी, मैं गया तो हमने
उनके ड्राइवर से कहा चलो हमें कहीं लेकर चलो। उन्होंने, हम उनके बेटे, तो उन्होंने हमें लेकर गाड़ी में चक्कर कटा के लाए, घूम घाम के, लाल बत्ती का शौक। तो जब मैं आया घंटा डेढ़ घंटे बाद, तो सोकर उठ गए थे, चाय पी रहे थे। कहाँ गए थे? गाड़ी में घूम वैसे ही चले गए थे। तो ड्राइवर को बुलाया, उस टाइम 15-20 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, तो उसको 200 रुपये दिए। कहने कि आज के बाद मेरे बताए मत जाना और इसका पेट्रोल इस गाड़ी में डलवाना। और मुझे फिर समझाया कि देखो, इस गाड़ी के हम मालिक नहीं हैं, कस्टोडियन हैं। तो इस परवरिश के साथ हम बड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने बचपन से देखी हैं। मतलब सलीके से रहते हैं आप। जैसे नेताओं के बारे में अलग अलग बातें आती हैं, भाई थोड़ा आप हुड़दंगी किस्म के हो, थोड़ा हल्ला मचाएं, शोर मचाएं, और कई बार बेहूदगी पे भी उतारू हो जाते हैं नेता। तो वो कम से कम आप नहीं था। आप जब इतने इलीट किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, पढ़े लिखे हैं और पेश भी पढ़े लिखे नेता के तौर पे आते हैं, तो राजनीति मतलब आपने ठान लिया था कि पॉलिटिक्स ही करनी है? मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, या कुछ और भी बन सकते थे, किसी सर्विस में चले जाते, जॉब में कहीं और चले जाते? बस वो तो एक, जहाँ किस्मत को ले जाना होता है, वो हालात वही बनते चले जाते हैं, वैसे ही हालात बनते चले गए। मुझको ताज्जुब होता है देखकर, जब मैं ये फ्लीट्स देखता हूँ, मैं ये बाउंसर कल्चर देखता हूँ, ये एक अलग अलग तरह के शोशेबाजी में देखता हूँ, तो मुझे लिटरली ताज्जुब होता है इन सारी चीज़ों को देखकर। नहीं, आपने मतलब जब आप यंग थे या ग्रेजुएशन में थे, तो ये था कि नेता ही बनना है, या ये था कि यार कुछ और आईएएस बन जाऊंगा, कुछ कहीं किसी एग्जाम के लिए ट्राई कर लूंगा? नहीं, लगता तो मुझे ऐसा ही था कि चुनाव लड़ना है, खुद से अंदर से ऐसा लगता था। लगता ही था कि चुनाव ही लड़ना है। लगता था मुझको, जबकि मेरे फादर चाहते थे मुझको कि मैं कहीं बाहर जाऊं, लेकिन अंदर से मुझे लगता था खुद, मेरी चॉइस थी कि बनना ही नेता है। मेरी चॉइस थी। अच्छा, आपके अपनी तो आपके तो दादाजी भी मतलब विधायक रहे या नेता रहे, फादर भी नेता रहे, आप भी नेता हैं, तो राजनीति आपके फैमिली में, आपके खून में, आपके डीएनए में। तो अब जब आप अपनी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स, आपको लगता है कि आज जितनी राजनीति बदल चुकी है, आप फिट बैठते हैं इस राजनीति के हिसाब से? आज अभी आपने जब मेरा परिचय दिया, तो इस परिचय में आपने आज के परिप्रेक्ष्य में बात की और मुझको मुस्लिम कहकर संबोधित किया। जो फैक्ट है, मैं उस फैक्ट से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, और मैं हूँ। लेकिन ये अभी ये पोस्ट मोदी एरा है, जिसमें किसी विधायक सांसद की या किसी जनप्रतिनिधि की धार्मिक आधार पर पहचान हो, नहीं होती थी। चौधरी चरण सिंह जी सपोज जाट थे, लेकिन बिहार तक उनकी गवर्नमेंट बनी। तो अब अगर पहले आप देखें तो किसी धर्म, किसी जाति, किसी के आधार पर वोटिंग ट्रेंड नहीं था, और ना ही पूछा जाता था कौन किस जाति किस धर्म से है। तो ये अभी आकर ये रूप लिया है, और ये मेरा अपने बारे में नहीं, मेरा ओवरऑल ये हमारे देश के लिए इन दी लॉन्ग रन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप अगर बारीकी में चले जाएंगे तो एक लेवल है हिंदू और मुसलमान का, कब तक करेंगे? उस लेवल से जब हट चुके होंगे तो फिर जातियों में बटेगा, फिर जातियों से बटेंगे तो फिर क्षेत्रवाद पर आ जाएगा, क्षेत्रवाद से भी बटेंगे, फिर उस पर आ जाएगा, गोत्रों पर आ जाएगा। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग जब प्रत्याशी होते हैं तो फिर वो गोत्र पर चुनाव लड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका कोई अंत नहीं है, और ये उन दिशाओं में नहीं ले जाना चाहिए। वो बहुत अच्छी दिशाएं
संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतवर्ष के लिए नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो फैक्ट है जो आप कहते हैं कि बिफोर मोदी इरा 2014 के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो खुद के लिए, आपके लिए, अपने एक पर्सनल तौर पे आपको लगता है कि स्ट्रगल इससे बढ़ा है? ये जो एक पहचान वाली जो राजनीति शुरू हुई है कि हिंदू है मुस्लिम है। लिटरली मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही मुझको मेरी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का सामना करना पड़ता। मैंने उत्तराखंड की विधानसभा में कौन सा इशू ऐसा है जिस पर मैं नहीं बोला, मैंने अपनी बात नहीं रखी। मैंने अपने एंड से कभी इस तरह की बात ना की, और ना ही मेरे परिवार ने मुझे ये संस्कार में सिखाया कि इस तरह की बात कर आप आओ आगे बढ़ो। तो ये अभी जब देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता नहीं है, बुरा फील, बहुत अच्छा लगता नहीं है। मैं अपने बारे में करूं, अपनी इलाके के बारे में करूं, नहीं, ये कहीं भी हम सुनते हैं। आप ये देखिए ना कि कौन किस ने उसका मेंटल आईक्यू लेवल क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो किस काबिल है या नहीं है। वो फला जाति का तो है, फला धर्म का तो है, लेकिन वो काबिल है या काबिल नहीं है, जनता को इस पर अगर वोट दे और एक के साहब हम तो इस धर्म को, इस जाति को नहीं देंगे और इस जाति को देंगे, ये माइंडसेट अगर बनाकर वोट दिया जाएगा तो वो मैं समझता हूँ किसी के लिए भी सही नहीं। तो आप मानते हैं कि पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि भाई काबिलियत पे आप वोट दें? देखिए आज की तारीख में अगर आप ओवरऑल देखिए, आप आज का सिनेरियो देखिए, एक नैरेटिव अभी मोदी जी ने चलाया कि साहब जो है, जब देखा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी तो उन्होंने 2-3 दिन पहले नैरेटिव बनाना शुरू किया, जबकि हमने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने पहले कह दिया था तेल की कीमतें बढ़ेंगी। सबको मालूम है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, और मिडिल ईस्ट क्राइसिस से एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस, और यहाँ तक के फर्टिलाइज़र की यूरिया, डीएपी का भी क्राइसिस आएगा। जब तक के जनरल इलेक्शंस चले 5 प्रदेशों में, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरला, तो मोदी जी ने कोई आह्वान नहीं किया। खूब जमकर रोड शोज किए, खूब जमकर वहाँ पर प्रचार प्रसार हुए, सभी गाड़ियाँ दौड़ी, हेलीकॉप्टर उड़े और हवाई जहाज उड़े। वन फाइन मॉर्निंग सारे चुनाव से निपटने के बाद उनको एकदम याद आता है, तेलंगाना में भाषण देते हुए कहने लगे कि साहब जो है तेल बचाइए, खाने का तेल बचाइए, सोना मत खरीदिए। ये सारी चीज़ें वो उन्होंने भाषण में कही, और शाम को ही रोड शो शुरू कर दिया खुद। अगर आपने बात की खुद ही क्यों रोड शो कर रहे हैं, क्या आवश्यकता था वो रोड शो? अब उनकी बात का अनुसरण करते हुए तमाम उनकी पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, शायद पॉलिटिकल दबाव में ब्यूरोक्रेसी भी इस काम को करने लगी। आईएएस आईपीएस अफसर भी वो साइकिलों पर और पैदल आ गए। जाते हुए तो सबकी तस्वीरें आ रही हैं, स्कूटी पर जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। भट्ट जी, आप चौथा स्तंभ हैं, जनता की आवाज़ हैं। मेरा आग्रह है अब के उनके आते हुए की भी तस्वीर देख लीजिएगा कि साइकिल पर ही आए हैं, साइकिल पर ही, वो स्कूटी पर ही आए हैं या पैदल आए हैं। ऐसा ना, ये एक नैरेटिव के तहत आप काम कर रहे हो, जनता को क्या दिखाना चाह रहे हो। तो ये मोदी जी के समय एक माहौल बनाने की एक कोशिश करते रहते हैं कि साहब कोविड आया तो जनता एहतियात करे, ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार ना करे, जो जरूरी दवाएं हैं उनका इंतजाम सरकार ना करे, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने के लिए और सरकारी दफ्तरों को बनाने के लिए इमरजेंसी में नक्शे पास होंगे और काम शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन है, बंद था, लेकिन पार्लियामेंट का काम शुरू हो गया। क्या उस समय 20,000 करोड़ रुपए की रकम से पार्लियामेंट बननी जरूरी थी या हॉस्पिटल बनना जरूरी था? 10 अस्पताल बनाते 2,000 करोड़ के, वो ज्यादा जरूरी थे या पार्लियामेंट बनानी जरूरी थी उस पॉइंट पर, जबकि
हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में लोग बाग अपनी जान गंवा रहे थे, अपनों को गंवा रहे थे। ये बीजेपी का मॉडल है, मोदी जी का मॉडल है। जबकि डेमोक्रेसी में मॉडल ये होना चाहिए कि जो लोग जनता की लिए जरूरत की चीज है उस पर काम हो। अब पैदल साइकिल पर, अब कलेक्टर साहब पैदल जा रहे हैं, मैं जितने ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब अगर मेरी बात को सुने तो मेरा आग्रह है कि मना करिए अपने आप कलेक्टर्स को कि वो पैदल ना जाएं। पैदल जाएंगे अपने ऑफिस से और अपने घर से ऑफिस 20-25 मिनट पैदल जाएंगे, गर्मी में चलेंगे, फिर वहां जाकर वो थकान उतारेंगे, एसी में बैठेंगे, नींबू पानी पिएंगे। भाई आप गाड़ी में जाइए, एयर कंडीशन गाड़ी में जाइए, जाकर वहां लोगों की सुनिए। 200 आदमी आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आप 200 लोगों को अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, आपके पैदल चलना जरूरी नहीं है। आपको सुविधा जो दी गई है वो सोच समझ कर दी गई है, सोच समझ कर दी गई है सुविधाएं। आप दिमाग को, अपने बदन को ठंडा रखिए, दिमाग को सुकून में रखिए और जनता को ज्यादा सुन लीजिए। आपको लगता है सर कि अधिकारी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख? वो शायद खुद नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो खुद से कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। खुद से नहीं कर रहे होंगे, करवाया जा रहा है उनसे। अच्छा, तो उनको क्या बेनिफिट होगा? वो तो के साहब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय सरकार कर रही है तो सरकार कर रही है, तो भाई हम कर रहे हैं तुम भी करो। उनसे भी करवाया जा रहा है। आपको लगता है जबरदस्ती करवा? बिल्कुल, मेरा मानना है कि उनसे ये जबरदस्ती उनसे ये करवाया जा रहा है। अच्छा, मंगलौर सीट की बात पे आते हैं। आप 2022 का चुनाव हारे और बीएसपी से हारे। आप खुद उस बीएसपी में 2 बार बीएसपी से ही विधायक रहे, फिर आप कांग्रेस से भी विधायक रहे। तो ऐसा क्या था कि 2022 से आप चुनाव हार गए और जब उपचुनाव हुआ तो वो चुनाव आप जीत गए? तो क्या 2022 में आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आप कमजोर थे और फिर आपने कम बैक किया 2024 में, ऐसा है? पॉलिटिकल, ये राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, होती रहती हैं। कई बार हम गलतियां करते हैं। मैं चुनाव हारा था तो मैंने अपना आकलन किया, मैं गलती पर था, कुछ कमियां मैंने छोड़ी थी और जब आकलन किया, उन गलतियों पर काम किया, तो हालांकि बहुत अच्छा माहौल नहीं होता। किसी की डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद उपचुनाव हुआ तो वो बहुत कोई खुशी का चुनाव तो नहीं होता, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। जब वो चुनाव आया, फिर उस चुनाव में हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो जो कमियां इस बीच में थी वो उस पर हमने काम किया और फिर जनता ने आशीर्वाद दिया, कुदरत ने मदद की। हालांकि प्रशासनिक चुनाव आयोग ने तो कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी थी बदतमीजी करने में। पुलिस का जितना प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता था वो बादस्तूर किया। धक्के देना, बदतमीजी करना, गाली देना, ये सारे काम हुए। डराना, 10-15 दिन पहले से डराना शुरू कर दिया था, कभी इसको पुलिस उठा कर लाई जाए, रात को 2:30 बजे ले जाए और 3 बजे छोड़ दे, इसको 2 बजे उठा लिया और 3 बजे छोड़ दिया। जब हम लड़ते थे उनसे पूछते थे भाई क्यों उठाया, एक मौजिज आदमी को, एक जिम्मेदार आदमी को क्यों उठाया, आप इसको कैसे कहने, पूछताछ के लिए हम उठा रहे हैं। भाई काहे की पूछताछ, कौन से क्राइम में उठाया, किस संबंध में उठाया, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे किसी को आप उठा कर ले गए, तो ये तो बताना पड़ेगा कि भाई ये फला कत्ल हुआ है उसमें उठा रहे हैं, फला लूट हुई है उसमें उठा रहे हैं, फला जगह कोई एक गलत काम हुआ है, ये तस्करी हो रही है, ये आदमी पर हमें शक है। अरे एक अच्छा जिम्मेदार आदमी बैठा अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पर या अपने कारोबार पर, आप उसको जाकर उठा लेंगे। किसी की फैक्ट्री थी तो उस पर प्रदूषण की रेड, तो इस बिजली की रेड, किसी को HRDA का नोटिस, ये सारे जितनी भी प्रधानों को डराना, जितने उस विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हैं, सबको छुट्टी पर घर भेजकर जिम्मेदारी देकर कि भाई आपको इतने अपने घर से के इर्द गिर्द के घरों को प्रभावित करना है, वो बाकायदा ऐसे एक सुनियोजित तरीके से काम किया उन लोगों ने। तो लेकिन उसके बावजूद मंगलौर की जनता अड़ी रही, खड़ी रही और मैं उनका बहुत दिल से आभारी हूँ, ख़ास तौर से महिलाओं का। तो वो सब उन्होंने उस पुलिस का सामना किया, तेज़ गर्मी में किया, तो
लोकतंत्र की जीत हुई। अभी से पहले जो चुनाव वहां पे हुए, सरबत करीम अंसारी और आपके बीच रहे, अब सरबत करीम अंसारी इस दुनिया में नहीं है। इस बार आपको क्या लगता है कि वो सीट आपके फेवर में, बीएसपी वहां किस होल्ड में है? करतार सिंह भड़ाना बीजेपी जिस तरीके से लेके आई कि आयातित कहा गया कि आयातित उम्मीदवार बीजेपी खोज के लेके आई, तो आप 27 को कैसे देख रहे हैं मंगलौर में? बीएसपी से तो मुझे शायद नहीं लग रहा कोई टिकट भी मांग रहा होगा वहाँ पर, शायद में भी कोई टिकट मांगने वाला भी नाम अभी सामने नहीं आ रहा। करतार सिंह बढ़ाना जी का तो ना कोई बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आप करतार सिंह बढ़ाना जी को चुनाव लड़ाते हैं तो क्या आप उस राजनीतिक कल्चर को उत्तराखंड में लागू करना चाहते हैं जिस कल्चर से आज उत्तराखंड परेशान है, जिस कल्चर को आप पूरा इस वक्त चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा में जो असुविधा इस समय चारधाम यात्रा रूट पर जो प्रशासनिक हमारे अधिकारी और पुलिस जिन चीज़ों का सामना करती है, क्या उस ही कल्चर को आप विधानसभा के अंदर ले जाना चाहते हैं? तो जो मेरी मतलब मैं इसे और इलेबरेट कर दूं तो दिल्ली हरियाणा के जिस तरह हुड़दंगी है और उत्तराखंड में जो कल्चर हावी हो रहा है, तो करतार सिंह भड़ाना आपका कहना है कि उस कल्चर के बस किसी बाहरी को क्यों एंट्री आप उत्तराखंड में दे रहे हैं? मैं प्रदेश दिल्ली, प्रदेश हरियाणा या किसी प्रदेश के का नहीं, हमारे देश के सभी हमारे राज्य हैं और सभी के लोग हमारे नागरिक हैं। हम और ऐसा किसी के बारे में भी हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन बढ़ाना जी के हुड़दंग के बारे में मैं वैसे ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो पोलिंग वाले दिन जो हुड़दंग हुआ, जो गन कल्चर चला पोलिंग स्टेशन के अंदर, अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जिनकी वीडियोस हैं उस लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर नेता लोग घुसे और वहाँ पर मार पीट और गोली चलने के कांड हुए और पुलिस को आगे करके चुनाव लड़ा गया। उत्तराखंड की राजनीति कभी भी गन कल्चर नहीं रहा। उत्तराखंड में कभी भी बंदूक और गोली की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक शांत प्रदेश है और हमारे बड़ों ने, मेरे फादर यहाँ पर एमएलए के तौर पर रहे हैं और फिर सभी ने, चाहे उसमें पंडित नारायण तिवारी जी हों, जनरल खंडूरी जी हों, हरीश रावत जी हों, सभी लोगों ने, किसी ने यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हुड़दंग कल्चर आए, गन कल्चर आए, यहाँ पर कोई ऐसा माहौल हो जिससे कि शांतवादियों में उपद्रव फैले। उस कल्चर को तो उत्तराखंड से हम लोगों को दूर रखना ही होगा। अगर उस कल्चर को भारतीय जनता पार्टी यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही है तो मैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के लोग, वो किस पार्टी के वोटर हैं इस बात के मायने नहीं है, लेकिन आप लोग सवाल तो पूछिए बीजेपी से, क्या आप इस कल्चर को इस उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हुड़दंग कल्चर को? तो उस हुड़दंग कल्चर का प्रतीक बनकर करतार सिंह बढ़ाना जी आए थे, जो उन्होंने चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन उस कल्चर को वहाँ पर दिखाया था। तो वो उत्तराखंड में उस कल्चर की कोई रूम है नहीं, कोई गुंजाइश है नहीं। तो 27 की बात का ही सवाल आया था, तो अब अगर बीजेपी लाती है तो आपका कहना है कि ये गलत होगा और उस जवाब फिर उस तरीके से मंगलौर की जनता उन्हें देगी? मेरा एक सवाल, अभी विधानसभा का सत्र हुआ गैरसैंण में, बजट सत्र, तो उसमें एक देवभूमि आई कार्ड अधिनियम बिल एक सरकार लेकर आई और उसको इन्होंने पारित भी कराया। हालांकि मैं ही अकेला बंदा उस पर बोला था पूरी विधानसभा में और मैंने सरकार के सामने सवाल खड़े किए थे उस पर कि ये इतनी जल्दी में पेश करने का बिल नहीं है, क्योंकि उसमें डेटा प्राइवेसी का एक बड़ा मसला सामने आ रहा था। तो उसमें सरकार ने उसको रातों रात उसको हाथों हाथ पारित कराया
उसमें उस में कम से कम 15 साल पहले पुराना निवासी होगा तो ही उत्तराखंड का कोई व्यक्ति उसको वो देवभूमि आई कार्ड जारी होगा। जो व्यक्ति उत्तराखंड में देवभूमि आई कार्ड के लिए पात्रता साबित ना कर सके, एलिजिबल ना हो, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी उसको विधायक बनाने पर उतारू हुआ। अब आप खुद देखेंगे वो अगर देवभूमि आई कार्ड बनने लगे उसमें उनकी पात्रता साबित, वो पात्र नहीं होंगे। तो जो आपके ही द्वारा बनाया गया कानून है उसका पात्र ना हो, आप उसको विधानसभा में भेजने के लिए आप लोग तैयार है। ये कौन सा स्टैंडर्ड है आपके? डबल स्टैंडर्ड है नहीं है? अच्छा, एक अभी विधानसभा का जब जिक्र आया तो ही मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक बात आई थी कि परिसीमन, और आपने कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है। आप भले ही मंगलौर से आते हो, लेकिन आपने कहा कि भाई सोच पहाड़ की है, राज्य पहाड़ी है। तो आप अगर परिसीमन की बात करेंगे तो मैदान में सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ की सिर्फ एक कुआं और एक गढ़वाल में रह जाएगी। तो ये बात बीजेपी के कई विधायकों को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा भाई कि काजी निजामुद्दीन कैसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि ये पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में पहाड़ की सीटें ही ज्यादा होनी चाहिए? ये पहाड़ और प्लेन का मिक्स राज्य है। जब इसको बनाया गया तो इसमें हरिद्वार भी लिया गया और उधम सिंह नगर भी लिया गया, तो इसमें बाकी पर्वतीय जिले भी लिए गए। उत्तराखंड एक बड़ा अलग हटकर हमारे देश का राज्य है। जब भी उत्तराखंड में परिसीमन हो, परिसीमन बहुत सोच समझ कर किया जाने की ज़रूरत है। यहाँ जल्दबाजी का परिसीमन सही नहीं होगा। किसी भी जनपद को, किसी भी प्रदेश के कोने को, किसी भी प्रदेश के कोने को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारी अनदेखी हो रही है, ना परिसीमन से पहले और ना परिसीमन के बाद। ना आज किसी नारसन और मंगलौर के नागरिक को ये लगना चाहिए कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ और मेरे साथ अनदेखी हो रही है। ना ही पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के किसी नागरिक को ये लगना चाहिए कि मेरी अनदेखी हो रही है, यहाँ मेरा कुछ कम है। हर चारों कोने, कोई सा भी कोना आप लें तो उसको लगना चाहिए कि मेरा राज्य है, मैं इस राज्य का नागरिक हूँ। तो ये कोई भी हम नियम कानून बनाएं, परिसीमन करें, चुनाव हों, तो अब कौन सा दल आता है ये तो जनता किसको आशीर्वाद देती है ये तो उसके ऊपर है। लेकिन जब भी सरकारें काम करें तो डेमोक्रेटिक वे में काम करें। किसी धर्म, जाति को, किसी क्षेत्र को नेग्लेक्टेड कोई फेल ना करे, ये मेरा आग्रह हमेशा बना रहेगा। परिसीमन जब भी यहाँ हो तो यहाँ परिसीमन के बारे में बहुत सोच समझ करके परिसीमन करने की ज़रूरत है। जैसे अभी पार्लियामेंट में मोदी जी परिसीमन पर जो अमेंडमेंट पास कराना चाह रहे थे महिला आरक्षण की आड़ में, वो जल्दबाजी का परिसीमन यहाँ होगा तो यहाँ लोगों में एक उसका विरोध होगा, चारों ओर उसका विरोध होगा। और अभी उत्तराखंड राज्य आज उस आंदोलन को राजनीतिक रूप से झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब थोड़ा दिल्ली की तरफ चलते हैं। आप दिल्ली के प्रदेश प्रभारी भी हैं और कांग्रेस पार्टी में आप इंचार्ज का पद होल्ड कर रहे हैं, और दिल्ली देश की राजधानी है। 2025 का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में रहा, आम आदमी पार्टी वहां सत्ता से बाहर हो गई। अब आगे आम आदमी पार्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का विपक्ष कौन है? मतलब आगे अगर अगला जो चुनाव आएगा 30 में, उसमें विपक्ष कांग्रेस होगी या अरविंद केजरीवाल होंगे? हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं और आप विधानसभा के चुनाव के बाद वहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ जिसमें कॉरपोरेटर्स ने मेयर इलेक्ट किया। तो उसमें जो मैंडेट था वो मैंडेट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला था। लेकिन
बीजेपी की केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार के सामने नतमस्तक होकर केजरीवाल जी चुनाव का मैदान छोड़कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर भी भागे, छोड़ गए। हमारे कॉरपोरेटर्स की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कमज़ोर भी हो तो भी चुनाव लड़ो। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने हमने चुनाव लड़ा और डायरेक्ट चुनाव हुआ। हम कितने वोट लिए, कितने वोट से हारे, क्योंकि वो तो गिनती के वोट थे, तो उसमें तो हारना निश्चित था। लेकिन हम केजरीवाल जी की तरह मैदान छोड़कर नहीं भागे। हमने मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाई। जितने भी आज की तारीख में इश्यूज हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक हो या आज की तारीख में सपोज गैस की किल्लत है, दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है और AQI लेवल बहुत ज़्यादा वहाँ का ख़राब हो गया था, तो इन सभी इश्यूज़ पर कांग्रेस ने आगे बढ़कर वहाँ विरोध अपना दर्ज कराया। और कांग्रेस पार्टी सदन में नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सदन में नहीं है लेकिन हम सदन से सड़क पर हम लोग उतरकर, जनता हमारे साथ है वहाँ पर, और हम जनता के बीच में जाकर विरोध दर्ज करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। तो आम आदमी पार्टी तो मेयर का चुनाव मुख्य विपक्षी दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी छोड़कर भाग गई थी। हमने कम संख्या में कॉरपोरेटर होने के बाद भी चुनाव लड़ा। तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आज वहाँ पर कांग्रेस है और आने वाला वक्त बीजेपी को हराएगी तो कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली में हराएगी। आपने कितना बड़ा स्ट्रगल है कांग्रेस को वहाँ पे किया। शीला दीक्षित ने 3 बार वहाँ चुनाव जीते, उसके बाद सीधे आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाती है। तो आपके लिए वहाँ पर पार्टी को अब खड़ा करना, उस लेवल पे लाना कि हाँ हम बीजेपी को टक्कर दे सके या कांग्रेस गवर्नमेंट बना सके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी, मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। आपके लिए बतौर प्रभारी कितना बड़ा स्ट्रगल है? बड़ा स्ट्रगल है, बड़ा चैलेंजिंग है और हम मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे सारे सीनियर्स जितने भी वहाँ हैं, हमारे नए युवा कार्यकर्ता जितने भी हैं, हमने सभी लोग वहाँ हमारे स्ट्रगल में, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रगल में राहुल गांधी जी के पीछे हम सब लोग, खड़गे साहब के पीछे हम लोग सब खड़े हैं। और हम वहाँ हमने अभी लगभग 2 दशक बाद प्रदेश कार्यकारिणी बनाई है। नए हमारे जिलाध्यक्ष अभी संगठन सृजन के बाद वहाँ बने हैं। तो जो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको हम लोग उनकी योग्यता के अनुकूल काम भी हम लोग उनसे ले रहे हैं। और एक लगातार हमारी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर हमारी नज़र बनी है और जनता के बीच में, जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर हमारी निगाह बनी है। जनता के मुद्दों को लेकर हम आवाज़ें उठा रहे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जद्दोजहद रंग लाएगी और बीजेपी झूठ पर टिकी हुई गवर्नमेंट है। उन्होंने जब चुनाव आया तो फिर उन्होंने ये कहा कि गंगा यमुना को हम पानी पीने लायक बना देंगे और 2-4 दिन उसमें कश्तियाँ चलाई और अलग अलग उन्होंने ट्रीटमेंट करके दिखाए, 2-3 दिन किया। लेकिन आज केजरीवाल जी की सरकार में तो उसमें झाग सफ़ेद ही आते थे, अब तो रंग बिरंगे झाग उसमें आने लगे और उन्होंने उसको प्रदूषित कर दिया। तो सिवाय झूठ के भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। हालात बद से बदतर हैं। सरकारी स्कूलों की हालत वहाँ बहुत ख़राब है, सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब है। AQI के बारे में तो मुख्यमंत्री खुद जानती भी नहीं है और जब भी बोलेंगी तो भाई कूड़े के पहाड़ तुझको तो जाना होगा, तो कूड़े के पहाड़ तुझको तो जाना होगा, ऐसी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह की बातें वो कर रही हैं। तो दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने चलाया, कांग्रेस पार्टी ने चलाया, आइंदा भी दूरदृष्टि वाली पार्टी कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही आएगी और दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम कांग्रेस ही करेगी। मंगलौर से विधायक हैं, कांग्रेस के पहले विधायक रहे, अभी भी आप कांग्रेस के विधायक हैं और दिल्ली में आप इंचार्ज हैं। कहाँ की राजनीति अच्छी लगती है आपको? उत्तराखंड की राजनीति
कि विधायक बन के यहाँ कभी सरकार आए तो मिनिस्टर बनूंगा, उससे आगे और मौके मिले तो वो बनूंगा, या फिर कि दिल्ली की राजनीति में अपने को संगठन में मजबूत करना है, महासचिव बनना है और फिर पार्टी में एक अच्छा होल्ड रखना है, किसी बड़े राज्य का प्रभारी बनूंगा, बड़े राज्य में रिजल्ट दूंगा? कहाँ आपको लगता है अपना भविष्य कहाँ लगता है? जब आप किसी काम को करते हैं तो आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है। आपके हाथ में ना भविष्य है, ना आपके हाथ में अपनी किस्मत है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है, तो ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं। जेफरी बाइकॉट क्रिकेट की कमेंट्री कर रहे थे तो उन्होंने एक मैंने आज भी उनकी एक कमेंट्री का एक पार्ट याद है कि प्ले विद स्ट्रेट बैट, तो क्रिकेट इज़ नथिंग एल्स, स्टे ऑन विकेट्स, प्ले विद स्ट्रेट बैट एंड मेक रन्स। तो आप तो सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कीजिए। अब किस्मत आपको कहाँ ले जाती है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उत्तराखंड एक सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा प्रदेश है। यहाँ की राजनीति का मज़ा अपने आप में अलग है। यहाँ हम देहरादून में, जहाँ मैं एक बहुत कम उम्र का मैं एमएलए इलेक्ट हुआ, तो जहाँ से आदमी अपनी जीवन की शुरुआत करता है, तो वहाँ के बाद चाहे वो कहीं पहुँच जाए, किसी पोस्ट पर पहुँच जाए, तो जो मोहब्बत, जो लगाव अपनी पहली काम से होती है वो हमेशा बनी रहेगी। तो मेरा तो लगाव, मेरा मोहब्बत, मुझे जो मज़ा यहाँ आता है वो और जगह भी आता है, लेकिन जो उत्तराखंड अपना घर तो अपना घर ही है, ये मेरा घर है और अपने घर से ज़्यादा आनंद दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा, विपक्ष के नेता भी मानते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी मानते हैं, कई नेताओं ने ऑन द रिकॉर्ड भी माना है कि काजी निजामुद्दीन सलीके वाले व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, तैयारी करके आते हैं, अच्छा बोलते हैं। आपके मन में ही सोचा कि तैयारी करके ही बोलना है, जब भी बोलूंगा तैयारी करके बोलूंगा, सदन में जाऊंगा तो एक सभ्य नेता की तरह नजर आऊंगा, वाहियात नजर नहीं आना है और कहीं पे आपा नहीं खोना है। हालांकि अभी उस अगले सवाल पर मैं उस पर ही आऊंगा, लेकिन विपक्ष के नेता भी मानते हैं कि काजी निजामुद्दीन एक सलीके वाले नेता है। ये आपके अंदर से है? मैं तो नहीं जानता कि सलीके की परिभाषा क्या होगी, पर बढ़िया से बात करना, लेकिन देखिए, बढ़िया से पेश आना, आप कैसे बिहेव करते हैं ये आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको सिखाता है। मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने जो मुझको सिखाया, मेरे शिक्षकों ने जो मुझको सिखाया, वो मैं यहाँ आपके सामने हूँ। फिर ऐसा भी नहीं है, मैं थोड़ा सा कभी कभार एग्रेसिव भी होता था, लेकिन अब खासकर जब मैं कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, राहुल जी के साथ हम लोग काम करते हैं, तो आप अगर उनको देखिएगा तो वो विपरीत परिस्थितियों में बहुत कूल रहते हैं और मैंने आज तक उनको कभी कोई बदज़बानी, कोई बेतुकी बात करते नहीं देखा। तो जो थोड़ी बहुत कहीं एग्रेसिव अप्रोच मुझ में रही होगी वो उन्हें देखकर कम हो गया। तो इत्तेफाक मेरी किस्मत है कि मुझको जो परवरिश मिली, उस परवरिश के बाद जो ग्रूमिंग फिर बाद में हुई, तो वो सामने अब कैसी हुई कैसी नहीं हुई, तो अगर जनता अच्छा कहती है तो वो अच्छा होगा, अगर जनता बुरा कहती है तो बुरा होगा। अपने एंड से मेरी एक कोशिश है, ना मैं सामने वाले से बदतमीजी करना चाहता और ना मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करता वो मुझसे कोई बदतमीजी करे। तो मैं अपने से भी नहीं करवाना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता, तो मैं दोनों मैं गलत नहीं करूँगा तो सामने से भी, मैं सामने वाले से भी नहीं। मैं अगर कोई थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता, मैं उसे कहता हूँ भाई आपका काम आप अपने तक रखो, मुझे बात नहीं करनी, तो मैं उससे बात भी नहीं करता हूँ। नहीं तो नेता कई बार क्या करते हैं कि हवाई बातें भी करते हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन जब सदन में आप जाते हैं, तार्किक होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए।
तो दो बातें होती हैं, या तो सदन में आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, या है कि सदन में मैं बोलूंगा तो मैं वो बोलूंगा जो फैक्ट होगा। जब आपको कुदरत ने मौका दिया है वहां पहुंचने का और बात करने का, तो अगर आप लॉजिक नहीं होगी आपकी बात में, तर्क नहीं होगा, तार्किक नहीं होंगे आप, तो आपको कोई क्यों सुनेगा। और उसके लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। आप सुबह को घंटा भर अखबार पढ़ लीजिए, तो 365 दिन का अखबार पढ़ने के बाद आप खुद ही अपने विषय पर अपने आप आ जाएंगे। और थोड़ा बहुत आप अगर किसी और किसी खास चीज़ पर आप बोलने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ तय है कि आपको किसी को भी अगर बोलना है तो ये सोच कर बोलिए कि ये आपके शब्द जिंदा रहेंगे, ये आपके शब्द आपका पीछा करेंगे। फिर वही मोदी जी जब 2014 से पहले भाषण देते थे तो वो सोचते थे कि ये शब्द ख़त्म हो जाएंगे। आज भी वो शब्द जिंदा हैं कि डॉलर की कीमत गिरती है, रुपए की कीमत गिरती है तो उससे सरकार की साख गिरती है। अब क्यों नहीं गिर रही? तेल की कीमत घटा देंगे, काला धन ले आएंगे, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहे थे जो उनके मुंह में आ रहा था और उनको लग रहा था कि ये जनता सुनना चाह रही है। लेकिन वो ये भूल रहे थे कि ये शब्द उनके जिंदा रहेंगे। आज वो उनका पीछा कर रहे हैं। तो जब भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें कि वो शब्द अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये शब्द भाग थोड़े जाएंगे, ये जिंदा रहेंगे। तो वो चीज़ें बोलनी चाहिए जो जिंदा रहेंगी। इंसान चला जाएगा, शब्द रहेंगे। तो अब वो पुराना टाइम चला गया कि साहब आप बोल गए चले गए, अब तो सब रिकॉर्ड में है। तो कोई चीज़ ऐसा बोलना कोई फ़ायदा नहीं। सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी छोड़ना सबको मालूम है। पहले तो लोगों को ये अंदाज़ा होता था कि इसके पास कितनी दौलत होगी, इसके पास कितना पैसा होगा। सबका तो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड आ जाता है, तो इसके पास कितना होगा, कितना नहीं होगा। तो ये सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। तो आप, मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ ऐसी कहें जो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। तो मुझे तो कम से कम वो बात अच्छी लगती नहीं। तो अभी आपके व्यवहार से बिल्कुल उलट एक वीडियो सामने आया जिसमें आप मंगलौर के एक हॉस्पिटल में स्ट्रेचर को पलट रहे हैं और वहाँ पे आप काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। तो उसमें ये बात आई कि काजी निजामुद्दीन ऐसे तो नहीं है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि स्ट्रेचर तक पलटना पड़ गया? मैंने पलटा नहीं है। आप अब दोबारा देखिए, मैंने पलटा नहीं है। देखिए, एक मेरे पास मेरे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम जी हैं, जिनका घर हॉस्पिटल से बिल्कुल लगा हुआ है। उनका 2-3 साल पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। अब फिर उनके ब्रेन ट्यूमर है, यहाँ उनका इतना बड़ा कट है। 1.5-2 महीने पहले उनका 1.5 महीना पहले उनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। अब उनकी कीमो चल रही है। एक दिन पहले वो नोएडा से कीमो कराकर आए थे रात को। तो वो कीमो के बाद मेंटल स्टेट कैसी होगी किसी इंसान की? वो लेटे थे तो उनके पास एक महिला आती है रोती हुई, क्योंकि सबको मालूम है कि वो एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनता के बीच में है कि अगर कोई हॉस्पिटल से लगा हुआ उनका घर है, कि जी वो रो रही थी कि मेरे पति को की बहुत तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, उनको अटेंड नहीं किया जा रहा मेडिकल स्टाफ द्वारा। तो चौधरी साहब के घर से वो 20-25-30 कदम दूर होगा। अब वो हल्के हल्के कदमों से वहाँ पहुँच गए। वहाँ वो पहुँचे तो वहाँ उन्होंने उसको देखा तो उसको बहुत अच्छा कोई व्यवहार वहाँ नहीं रहा या अटेंड नहीं किया गया। तो उन्होंने, उनकी भी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। हो सकता है कोई नए आए हों, उन्हें भी ना पहचाना हो। उन्होंने मुझको फ़ोन किया। मैं कहीं था तो मैं सीधा वहाँ पहुँचा। मैंने जाने के बाद उसको जाती देखा तो गेट पर वो लेटा है मरीज़।
एक महिला, उसके साथ छोटा सा बच्चा। तो उस महिला ने मुझे बताया कि जी हम घंटों से यहाँ हैं। मैंने अंदर जाकर कहा CMS कहाँ है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट कौन है? उन्होंने कहा जी वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा और कौन है? वो एज इट इज़ वीडियो है, उसमें सबके सामने। तो CMS वहाँ नहीं थे। CMS के अगर नहीं थे तो कोई और कहता कि जी मैं उनकी एब्सेंस में यहाँ काम कर रहा हूँ। किसी ने कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार पूछा, किसी ने कहा जी फला हॉस्पिटल में वो है। मैंने कहा भी वहाँ भी होंगे, मुझे तो यहाँ से मतलब है, यहाँ कौन है? खैर फिर मैं वापस आया, मैंने आकर देखा तो उसको मैंने हाथ लगाया तो वो मतलब बहुत तेज बुखार और हालत उसकी गंभीर, नीचे लेटा हुआ आदमी। किसी भी सामान्य नागरिक का को कैसा महसूस होगा कोई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में नीचे लेटा हुआ मरीज हो? आपको कैसा लगता? आप अच्छा महसूस करेंगे? मैंने खैर पूछा, खैर वहाँ फिर किसी से कहा स्ट्रेचर लाओ। तो स्ट्रेचर, एक प्राइवेट लड़का स्ट्रेचर लेकर आया। तो जब स्ट्रेचर आया तो उस पर लिटाने को तो मैंने, बल्कि किसी और ने वहाँ पिन पॉइंट किया, मैंने ध्यान भी नहीं उस टाइम दिया। तो कहने जी इस पर धूल तो देखो। मैंने जो उंगली ऐसे की, आप देख रहे होंगे उस पर भी धूल है। अब उसकी धूल को अगर आप देखें, फिर वो किसी ने वो एक रुमाल निकाला अपना, उस रुमाल से वो साफ करना शुरू किया। तो बल्कि मैंने कहा जल्दी हो तो मैं ही उस पर हाथ मारा। तो लेकिन उसकी हालत स्ट्रेचर की ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि इसकी इम्यूनिटी इतनी डाउन है कि इस समय इसको इस पर लिटा दिया तो और इन्फेक्शन ना हो जाए इसको। वो मेरा एक गुस्सा, यकीनन मुझे गुस्सा उस समय आया कि मैंने कहा हटाओ इसे, और मैं यहाँ एडमिट भी नहीं करता इसको, मैं लेकर भी नहीं जाता। मैंने उसको उठाया खुद ही। और आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं कैसी हो रही है? मैं खुद बुखार में था। मैं, अगर वो कॉल ना आती तो मैं घर जाकर दवा लेकर मैं सोने में दिखाने की तैयारी कर रहा था, सोने की तैयारी कर रहा था। मुझे बुखार खुद हो रहा था। तो मैंने उसको उठाकर गाड़ी में रखा, लिटाया, और लिटाने के बाद उसकी वाइफ को भी गाड़ी में बैठवाया। हमारे यहाँ रुड़की में डॉक्टर विनय हैं, उनका हॉस्पिटल है वहाँ। मैंने जो भी एकदम सामने मेरा वही नंबर आया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं, और भी हैं डॉक्टर भटनागर, अलग अलग हैं, लेकिन एकदम वही नंबर मेरे सामने आया। अच्छा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा लिहाज करते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा यहीं ले आइए। मैंने कहा काफ़ी मुझे लग रहा सीरियस होगा, कहने आप लाइए, हम अटेंड करेंगे उसको, जो भी फर्स्ट एड होगी देंगे। मैं उसको ले गया तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, फेफड़ों में उसके पानी है। पता ये चला कि वो जब उसके पेपर्स देखे तो ऑलरेडी वो पेशेंट मंगलौर सिविल हॉस्पिटल का ही पेशेंट था। उसका बाकायदा उसका वहाँ का पर्चा बना हुआ है। और टीबी के मरीज़ को ठीक करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक मुहिम है कि इरेडिकेट ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करना है। अब मैंने जो पता किया तो हरिद्वार ज़िले में 4,500 टीबी के मरीज़ हैं। 4,500 टीबी के मरीज़ हैं। यानी इतने टीबी अभी इतनी है, तो अब 4,500 तो फिर वो चलती फिरती टीबी फैलाने के इन्फेक्शन फैलने के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो तो कभी भी फैलेगा। अब आप समझिए कि उसको आईसीयू में एडमिट किया, उसको उन्होंने फर्स्ट एड दिया। आज भी वो बंदा आईसीयू में है, 2-3 दिन वो आईसीयू में रहेगा। आप ही समझिए, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर कहाँ हैं, सीएमएस कहाँ हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं वापस आता हूँ, अगर वो 10 मिनट से भी था नीचे, वो आधा घंटा से भी नीचे था, तो वहाँ कोई तो होगा जो ये पूछे भैया तुम नीचे लेटे क्यों हो, तुम यहाँ क्यों हो। छोड़िए, मैं वो जब वहाँ देखता हूँ, जब वो आती है, स्ट्रेचर आता है, और स्ट्रेचर की हालत ऐसी है, किसी भी फंक्शनल सीएचसी का स्ट्रेचर ऐसे डस्ट में कैसे हो सकता है? तो आप ये बताइए
कि इंसानी कैफियत तो है, आपको तकलीफ तो होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, अगर मुझे फिर याद आए नरेंद्र तिवारी जी, फिर याद आए मुझे खंडूरी जी, अगर ये उन लोगों के टाइम में हुआ होता और ये खबर उन तक पहुंच गई होती तो मुझको कॉल ज़रूर करते। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो लोग मेरे से बात करते। एक बार सेक्रेटरीट में हम लोग थे, डॉक्टर R.S. टोलिया उस टाइम पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, और जब ये सोशल मीडिया भी नहीं थी, कैमरे भी नहीं चलते थे, कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन भी नहीं रखते थे, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा लोग नहीं रखते थे, गिने चुने फ़ोन रखते थे। FRDC थे उस टाइम, डॉक्टर R.S. टोलिया, मैं, हरिदास जी, हम कई लोग वहाँ थे, उनके पास हम लोग गए किसी बात को लेकर। वहाँ थोड़ा माहौल अलग हट कर हो गया। मेरे पास उस टाइम फ़ोन था, मेरे फ़ोन पर उनके साथ OSD काम करते थे पंत जी, जिनकी डेथ हो गई थी। तो पंत जी के फ़ोन से फ़ोन आया और पंडित जी लाइन पर कह, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। कहाँ हैं आप? हम तो यहाँ हैं जी। कहने अरे मुझे पता चला है आप यहाँ हैं। क्या है? अरे आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, एक कप चाय यहाँ पियेंगे। वहाँ क्या कर रहे हैं आप? आप ये समझिए वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब क्या है, पूरा सिस्टम ये साबित करने पे लग गया होगा कि मैं गलत हूँ और हेल्थ सर्विसेज ठीक है। अरे अगर आप, ये तो एक आपके सामने एक पर्टिकुलर केस आ गया। हरिद्वार में एक महिला को डिलीवरी फर्श पर हुई। कैसा लगा यहाँ? आप तो देहरादून में सुनकर कैसा लगेगा, मुझको मंगलौर में देखकर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अब अगर पूरा सिस्टम उसको झुठलाने में लग जाए, अभी हरिद्वार में एक हॉस्पिटल में मॉर्चरी में एक डेड बॉडी को, ये 5-6 महीने पुरानी बात है, चूहे ने उसके पैर कतर दिए, काट दिया चूहे ने। सुनकर कैसा लगेगा? किसी को भी बुरा लगेगा। अगर सरकार इस तरह के किसी भी केस पर अगर सतर्क हो जाए और सिर्फ उसको छुपाने की बजाय उसको अगर उस बात को ठीक करने पर, रेक्टिफाई करने पर आ जाए, तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। नया जो न्यू इंडिया जिसे मोदी जी बोलते हैं, वो न्यू इंडिया ये है कि अगर कोई कमी सामने आ गई तो जिसने वो सामने लाया है उसको झुठलाना शुरू करो, उसी को गलत साबित करना शुरू कर दो, बाय हुक और बाय क्रुक। उसमें 10-20 लोग, 25 लोग अगर आपको हायर करके वीडियो बनाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाली देने पे भी लग जाएं कि जी ये तो स्क्रिप्टेड था साहब, ये तो ड्रामा था साहब, ये तो ड्रामेबाजी थी, मैंने मरीज को पहले कह दिया तू जाके लेट जा, है डॉक्टर को भी मैंने कह दिया तू मुझे मिलना मत, मुझे मत मिलना, मैं आऊँगा भाई साहब 1:30 बजे आऊँगा, तुम मुझे मिलना मत। तो डॉक्टर भी मेरी वजह से नहीं था 1:30 बजे, है। स्ट्रेचर पे भी मैं पहले आदमी भेजकर मैंने धूल डलवाई थी, मैंने भैया पहले धूल डाला ना अच्छी सी, जब मैं बुलाऊंगा तो धूल वाली स्ट्रेचर लेकर आना। ये भी स्क्रिप्टेड था। ये मेरी समस्या है कि ये एक आपके सामने एक केस आया, उसको आप मुझको गलत साबित करना चाहते हो, कर लो, मेरी सिर पर क्या फर्क पड़ता है। जनता देख रही है, जनता भुगत रही है। मैं कल एक शादी में गया, ये एपिसोड परसों का है, और उस शादी में जब मैं गया तो शादी घर के बाहर एक छोटा से वो होते हैं ना आइसक्रीम वगैरह बेचने वाले, उसने मुझको दूर से आवाज़ दी। मैं उसके पास गया, उसने मुझे बाकायदा मेरी यहाँ ऐसे कहने लगी जी हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी जी मेरे साथ अस्पताल में बदतमीज़ी की थी और मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत खुशी हुई।
वो समाज का व्यक्ति जो बिल्कुल ग्रास रूट पर है वो अप्रिशिएट कर रहा है। मैं कोई अप्रिसिएशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि ये अगर मंगलौर जैसे हॉस्पिटल में हो रहा है तो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा, जहाँ उच्च अधिकारी कभी कभी पहुँचते हैं, जहाँ जहाँ इतने इतने दूर पर वो हॉस्पिटल्स हैं कि वहाँ तो सामान्य रूप से जनप्रतिनिधि पहुँच भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ का भी सोच लो। अब थोड़ा सा उत्तराखंड के 2027 की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले हरिद्वार जिले की बात कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का हरिद्वार में ही रहा था 2022 में। 5 सीटें थी, अब बढ़ के 6 हैं, और बीएसपी भी निर्दलीय भी। अब आपको हरिद्वार की 11 सीटों में से फिलहाल काजी निजामुद्दीन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें वहां पर कांग्रेस? हम हरिद्वार तो है ही, हम उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, हम तो रुद्रप्रयाग, हम तो 13 के 13 ज़िलों की बात करेंगे। हम 13 के 13 ज़िलों में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हमारी पौड़ी में इस समय कोई सीट नहीं है, 6 में से हम कोई सीट नहीं जीते, लेकिन अब के पौड़ी में हम आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। हम आपको उन ज़िलों में अच्छा रिज़ल्ट देंगे जहां हमारे पास एक भी सीट फ़िलहाल नहीं है। देहरादून में भी हम आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे, और हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में भी आपको उम्मीद से बेहतर रिज़ल्ट कांग्रेस पार्टी देगी। इसके पीछे की वजह बहुत शॉर्ट में, वजह 2 वजह हैं कि लोग इस समय कांग्रेस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। कोई सा पेपर लीक हो, हर पेपर लीक सरकार की नाकामयाबी है। मोदी जी के रहते हुए 89th पेपर लीक है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ। बच्चे बेरोजगारी से, युवक परेशान है, भ्रष्टाचार है, अस्पतालों की हालत खराब है, स्कूलों की हालत खराब है। कोई सा तंत्र उठाकर देख लीजिए आप, सभी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। जनता के अनुकूल कोई माहौल इस वक्त नहीं है, बड़ा उदासीन सा माहौल है। ये फोटो सेशन, रील्स, इसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार कुछ भी काम करेगी तो उत्कर्ष, बेहतरीन, बेस्ट, पहली बार, ऐतिहासिक। और जब ऐतिहासिक है ये सारी चीज़ें, तो फिर अस्पताल की हालत ख़राब क्यों है? हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज इंजेक्शन क्यों नहीं है? हॉस्पिटल्स में टीबी की दवाएं क्यों नहीं है? हमारा पैरामेडिकल स्टाफ कम क्यों है? डॉक्टर्स कम क्यों है? टीचर्स का और उनका रेशो ख़राब क्यों है? बहुत एजुकेशन पर हालत ख़राब क्यों है? आप इसके बाद भी आंदोलित क्यों है भाई? श्रमिक, हमारा लेबर सेलाकुई में, हल्द्वानी में क्यों आंदोलित है? अब कोई भी महानुभाव खड़ा हो जाएगा, कहने लगे जी तो बाहरी तत्व इनको प्रोत्साहित कर रहा है? अरे सरकारी योजनाएं गलत हैं, सरकार सही काम नहीं कर रही है, सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा है। अब सेलाकुई में आपके सामने नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बीजेपी से लोग नाराज़ हैं, और कांग्रेस से उम्मीद है तो आने वाला वक्त कांग्रेस का है। कांग्रेस यहाँ अच्छे बहुमत के साथ आएगी। एक फैक्ट जो आएगा, और जो परसेप्शन जो आप बात करें 2014 के बाद, हिंदू मुस्लिम नमाज की छुट्टी पे 2017 का चुनाव इधर उधर हुआ, 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इस बार तो बीजेपी के पास अच्छे खासे मुद्दे हैं, जैसे मदरसा बोर्ड, एक अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई, दूसरा यूसीसी, तीसरा धर्मांतरण, और इस तरह के और भी मुद्दे, मजार, अवैध मजारों को तोड़ना। तो ये सब जब अगर मुद्दों के बजाय चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होता है और इन बातों को लेकर होता है, यूसीसी, धर्मांतरण, मदरसे, अवैध मजार, तो उस केस में आपको लगता है फिर ये फाइट जनता फिर हिंदू मुस्लिम पे ना जाके मुद्दों पे जाएगी, या हिंदू मुस्लिम में फिर? जब उत्तराखंड बना तो 10 गन्ने की चीनी मिल थी यहाँ पर, आज 7 है। उत्तराखंड में मैं
थोड़ा गन्ने के बारे में बेहतर जानकारी है मुझे, क्योंकि मैं गन्ना क्षेत्र से आता हूँ। तो गन्ने की पैदावार 80 और 90 क्विंटल प्रति बीघा जोड़ते हैं हमारे यहाँ। 100 तक काश्तकार कहने लगा था, मेरा 100 क्विंटल प्रति बीघा हो गया। अब पिछले इस साल और पिछले साल, इस साल मालूम है कितनी पैदावार है, यील्ड कितनी है? 25-30, अगर किसी की 35 क्विंटल पर बीघा है तो वो अच्छी मानी जा रही है। यानी आधे से कम पैदावार हो गई। क्यों? समय पर पानी नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, किसान मेहनत करे, करता रहे, वो जब बोने जाएंगे फसल तो डीएपी नहीं है, जब पानी देने जाएंगे तो यूरिया नहीं है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आमदनी किसकी घटी? किसान की। और 2022 में आप आमदनी दुगनी करने चले थे, तो आपने तो आमदनी आधी कर दी। पहाड़ पर नहरें बंद हैं, पहाड़ पर नहरें बंद हैं, तो हिंदू और मुसलमान कहाँ से आ गया? उत्तराखंड में 1700 स्कूल बंद हैं, कई किए हैं सरकार ने। अगर 1700 स्कूल बंद किए हैं तो नुकसान ज़्यादा किसको है? हिंदू को, मुसलमान को। हॉस्पिटल की अगर हालत अच्छी नहीं है तो किसको नुकसान है? ये इस आड़ में, इस पढ़े लिखे स्टेट में, जो जिस शैक्षिक अगर नजरिए से देखें तो उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से, केरला, उत्तराखंड। अब ये एक उसकी आड़ में छुपते हैं, कम्युनल लाइंस की आड़ में बीजेपी की गवर्नमेंट। आप के ही किसी एक चैनल पर, कोई से एक चैनल पर मैं देख रहा था कि सूचना के अधिकार में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिल पाता कि साहब जो है ये जिहाद, फलां जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। आप ये बताइए कि जी, कहने के एक शब्द निकालते हैं, थूक जिहाद। दुनिया में कौन व्यक्ति है अगर किसी का हाथ ऐसे लग जाए वो उस हाथ से अपना आप खाएगा? कौन? कोई मानसिक रूप से कोई बीमार होगा, मानसिक रोगी होगा कोई, वो तो दुनिया में कुछ भी करेगा। वो तो अपनी गंदगी भी खा लेगा, अपनी गंदगी भी पी जाएगा। लेकिन ये कोई बीमार, वो किस जगह है, किस लोकेशन में है, किस धर्म में, किस जाति में, कि साहब थूक जिहाद, थूक के पिलाते हैं, थूक के खाते हैं। ये कोई पागलपन की बातें हैं ये सिवाय एक नैरेटिव बनाने के। जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं भी है, कम पढ़ा लिखा भी है, वो भी सोचे कि इंसान खुद नहीं खाएगा क्या, खुद नहीं पिएगा। सब लोग बेपढ़ा लिखा, कम हाइजीनिक होगा। जो भी थोड़ा सा पढ़ता चला जाएगा वो हाइजीनिक होगा। स्कूल में पहली पढ़ाई है हाथ धोकर खाना खाओ, हाँ, स्नान करके पूजा करो। ठीक, मैं मुसलमान हूँ, 5 बार नमाज पढ़नी है, 5 बार वजू होगी तो नमाज होगी। हाथ पाँव पूरे धुलेंगे, यहाँ तक हाथ धुलेंगे, यहाँ तक पाँव धुलेंगे। 5 बार, अगर ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ पड़ी हो, आपको नमाज पढ़नी कंपलसरी है। 5 बार आप वजू करोगे दिन में, सुबह ही सूरज निकलने से पहले, रात को सोते हुए तक। तो गंदगी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी भी धर्म में। थूक कहाँ से आ गया? अब आइए साहब, मज़ार। ये बीजेपी की गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमने 600 मज़ार तोड़े, हमने 10,000 एकड़ ज़मीन खाली कराई। आप भाई एक बात बताइए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी दरगाह इस प्रदेश में कलियर शरीफ है। वो दरगाह भी 1 एकड़ में नहीं है, जाइए देख कर आइए। मज़ार भी होगा तो ज़्यादा 10 मीटर, 10 फीट, 5 फीट, 4 फीट, भाई 10 फीट बाई 3, 4 फीट, 5 फीट, 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट में होगा। मैंने सरकार की बात बड़ी कर दी। अगर 1 एकड़ में 1 मज़ार हो तो 600 आप तोड़ना बताते हैं तो 600 एकड़ हो गए। भैया 10,000 एकड़ कहाँ से पैदा कर दिया आपने टर्म? यानी फिगर गलत है।
आप गलत बोल रहे हैं। अब आइए मज़ारों पर भी। मदरसों पर। एक मिनट, मैंने हम्म। आज तक हम्म। 53 साल मेरी उम्र आ गई, हम्म। 53 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति को कहीं उठाओ और कहीं दफना दो मरने के बाद। नो, नेवर। एक डिफाइंड जगह, परिभाषित जगह है जिसको कब्रिस्तान बोलते हैं। आप मसूरी भी जाएंगे ना, तो मसूरी के एंट्रेंस से पहले कब्रिस्तान है बड़ा सारा, मुस्लिम कब्रिस्तान लिखा है उस पर। तो आसपास का अगर कोई मुसलमान रह रहा होगा तो वो भी वहाँ दफनाया जाता है। देहरादून में भी कभी बहुत पुराने टाइम की बात होगी जबकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं होंगे और यहाँ कहीं कोई रहता होगा, वहाँ बना मर गया होगा, दफना दिया होगा, उसकी कोई ईंट वींट बनाकर मज़ार बना दिया हो। ये बहुत पुरानी बात है। पिछले 25-50 साल में तो मैं नहीं मानता कि हुआ होगा। बिल्कुल कोई कहीं ऐसे नहीं दफनाता। अब मदरसों की बात आई है। ये पॉलिटिकल एजेंडा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। ख़ास तौर से जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी एक इमेज बनाकर चलना चाह रहे हैं। उनको हर विधानसभा के सेशन में एक ऐसा इशू रखना है जो मदरसा, मज़ार, मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रहा हो। ये उत्तराखंड की जनता तय करेगी कि क्या स्कूल ज़रूरी है, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ज़रूरी है, बिजली ज़रूरी है, फैक्ट्री ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचनी ज़रूरी है, या हिंदू मुसलमान के टॉपिक पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो तय उत्तराखंड की जनता करेगी। आप मुझे एक बात बताइए कि पिछले 5 साल में, 10 साल में, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनी हैं उत्तराखंड में? हर विधानसभा का सत्र एक नई, 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलता है। जब भी कैबिनेट होगी, विधानसभा होगी, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैदा होगी। फिर मैं पंडित नरेंद्र तिवारी जी की कांग्रेस सरकार को याद करता हूं। दून यूनिवर्सिटी के बाद कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है साहब? नहीं खोल पाए। तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख खर्च करने के बाद अगर किसी में हिम्मत है तो अपने बच्चों को पढ़ाइएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वरना 10,000, 5,000 और 15,000 वाला तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, या हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चाहिए? ये तो आप तय करो, उत्तराखंड की जनता तय करेगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस को 2027 का चुनाव किसी चेहरे पर लड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद प्रदेश प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, संगठन को समझते हैं, चेहरे पर लड़ना चाहिए या बिना चेहरे के लड़ना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अपनी नीति पर चुनाव लड़ेगी। हम यहाँ एक सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड में, और हमारे सभी नेता यहाँ पर अपनी एक अलग भूमिका में है। सभी की विश्वसनीयता है, और मैं समझता हूँ जनता सभी की विश्वसनीयता पर विश्वास करेगी, और उस विश्वसनीयता के तहत ही यहाँ अपनी नीतियों पर राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के नेता हैं, खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम सामूहिक नेतृत्व के तहत ही कांग्रेस पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर जो डिरेल करने की कोशिशें होती हैं एक दूसरे को कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, आपको लगता है ये लड़ाई बंद होनी चाहिए? सिर्फ ये हो कि भाई पार्टी आएगी, सरकार होगी, तो फिर चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर होंगी। आप कांग्रेस के बारे में आपने कुछ बात की, मैंने आपके मुंह से बीजेपी की दिशा बैठक में, सांसद की बैठक में विधायक नहीं जाते ये तो नहीं सुना। ये भी मैंने आपसे ये भी नहीं सुना कि कोश्यारी जी सांसदों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो वरिष्ठतम नेता बीजेपी के इस समय एक्टिव दिखते हैं। तो हरीश रावत जी के बारे में मेरे से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो किसी ने कोश्यारी जी के बारे में तो मुझसे सवाल नहीं पूछा कि जी कोश्यारी जी ने अभी सांसदों के बारे में जो तल्ख टिप्पणी की है, मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि साहब जो है
पांडे जी ने, अरविंद पांडे ने जो चीफ मिनिस्टर के बारे में सरकास्टिक भाषा का इस्तेमाल किया, फिर उनको उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। अगर सब कुछ सही होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई जाती, और कर ली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, तो पिछली कई साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस तो डिलीट नहीं हुई ना, वो भी ऑन एयर है, वो भी कभी भी कोई भी सुन सकता है। बंशीधर भगत जी जिला योजना की भरी बैठक में, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम एमएलए हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड दोनों में मंत्री रहे हैं, वो कहते हैं, कहने लगे कि कुछ कर लो, पानी की व्यवस्था सही कर लो, पेयजल सही कर लो, वरना मोदी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ पाओगे। ये तो सबने सुनी होगी वो वीडियो। तो ये बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस है। इस डिवाइडेड हाउस को की हालत और ख़राब है, जिसकी खुद किसी दिन कोई विधायक खनन का ट्रक रोकते हैं, किसी दिन कोई विधायक किसी अधिकारी को सुनाते हैं। आप ये समझिए कि स्थिति इस प्रदेश की ऐसी हो गई कि एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का दरोगा खुल्लम खुल्ला, मतलब उसको कैमरे का भी डर महसूस नहीं हो रहा था कि कोई वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसको अंदाजा था उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, ज़्यादा कुछ आगे पीछे ट्रांसफ़र होगा तो वो 2-4 कुछ दिनों में उसको मैनेज मैं कर लूँगा, मैं बहाल हो जाऊँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। कोई आपने डर, दहशत, कोई पश्चाताप टाइप की चीज़ उस चेहरे पर देखी? क्योंकि कल्चर हो गया यहाँ पर, इस बीजेपी गवर्नमेंट में कल्चर हो गया। आपने वो वीडियो फिर देख लीजिए, आप जो भी कोई देखें, उन दरोगा जी के चेहरे पर, उस व्यक्ति के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई ऐसा शिकन ही नहीं थी कि वो कोई गलत कर रहा है, वो जस्टिफाई करता रहा। वरना कोई भी और होता तो रुमाल अपने चेहरे पर ढकने का प्रयास करता, अपना चेहरा छुपाने का प्रयास करता। लेकिन ये कल्चर एक स्टेब्लिश्ड कल्चर यहाँ पर हो गया। डीजीपी को कहना पड़ा, स्टैंडिंग ऑर्डर्स उन्होंने दिए कि सिविल मामलों में पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? यानी पुलिस प्रॉपर्टीज़ के सिविल मैटर्स में हस्तक्षेप कर रही थी, और थी और है के बीच में भी अभी फर्क है। अभी देखिए क्या हो रहा होगा, सामने आएंगी चीज़ें। तो माना आज कल ही एक गाड़ी पकड़ी गई, 1,55,00,000 रुपए नकद उसमें पकड़े गए हैं गाड़ी में। कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? बताना चाहिए सरकार को कि कहाँ से आ रहे थे, किस पर्पज से यहाँ थे, क्यों थे 1,55,00,000 रुपए अगर एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं। यानी परिस्थितियां सवाल के घेरे में हैं सारी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें सवाल के घेरे में है। अब हाँ, सरकार को एक आराम है, जब वो चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। अभी आप देखना, ईडी मैदान में आएगी, सीबीआई भी मैदान में आएगी, इनकम टैक्स भी मैदान में आएगा, अलग अलग जांच एजेंसियां मैदान में आएंगी, फिर पुलिस की लाठी, फिर एसआईआर भी कभी उनको इस्तेमाल रहेगा। तो अपने आप को मजबूत करने में उनको कितना विश्वास है वो तो अलग है, लेकिन वो दूसरे को कमज़ोर करने की शक्तियां उनके पास बहुत हैं। उन सारी शक्तियों का वो प्रयोग करेंगे, लेकिन हम सब उन सभी इन शक्तियों का सामना करने के लिए हम मानसिक रूप से सब तैयार हैं। सारे हमारे पॉलिटिकल लोग कांग्रेस के तैयार बैठे हैं, किसके घर कब ईडी पहुंचेगी, किसके घर कब सीबीआई पहुंचेगी, किसके घर कब पुलिस पहुंच जाए, किसके घर कब जांच का घेरा किस पे कहाँ तैनात कर दें। हमारे लोग, हम सब लोग मानसिक रूप से सब तैयार बैठे हैं। तो लेकिन जनता इन सब चीज़ों को देख रही है, और देख रही है कि कौन कौन लोग हैं जो अंकिता भंडारी के आज भी वीआईपी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये भी उत्तराखंड की जनता देख रही है। तो शुक्रिया न्यूज़ स्पेस से बातचीत के लिए। आपका बहुत शुक्रिया भट्ट जी। मैं आपका ये पॉडकास्ट और आपका चैनल नज़दीकी से फॉलो करता हूँ। ज़्यादातर मैं आपके वीडियोस जब ट्रैवल करता हूँ तो देख लेता हूँ। एक आप साफ गो और अच्छे पुरानी पीढ़ी के आप मुझे पत्रकार ज़्यादा लगते हैं। बहुत बधाई आपको। थैंक यू।
शुक्रिया। तो काजी निजामुद्दीन जिन्होंने काफी मुद्दों पे और सभी मुद्दों पे खुल के बातचीत की है, 2027 का प्लान भी बताया, अपनी आगे की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, उत्तराखंड के में 2027 का चुनाव, हरिद्वार की पॉलिटिक्स, मस्जिद, मजार और मदरसे, उनको लेकर जो कुछ बीजेपी का सोचना है, इस सभी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। और उम्मीद यही करेंगे कि 2027 जो सोच उन्होंने रखी है और कांग्रेस जिस प्लान पर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस भी चाहेगी, काजी निजामुद्दीन भी चाहेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से यहां पे सत्ता में वापसी करे। कैमरा से अनिमेश का दीपांकर भट्ट, न्यूज पेज, देहरादून।